आज दुनिया की सबसे बड़ी इमारत आपको अरब में मिल जाएगी जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल आपको अरब में मिल जाएगा जिसको शॉपर्स पैराडाइज भी कहा जाता है, जिसका नाम दुबई शॉपिंग मॉल है। 1200 रिटेल स्टोर्स आपको इस शॉपिंग मॉल में मिल जाएंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क जिसका नाम एक्वा वेंचर है, जो 18,30,000 स्क्वायर फीट रकबे पर मुहित है, वो भी आपको अरब में मिल जाएगा। दुनिया में एक ही होटल है जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि 7 स्टार होटल है, जिसका नाम बुर्जुल अरब है, ये भी आपको अरब में मिल जाएगा। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर जिसकी टॉप स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर है, जिसका नाम फॉर्मूला रोसा है, वो भी आपको अरब में मिल जाएगी। Formula Rossa at Ferrari World Abu Dhabi. Fastest roller coaster. The ride scales dizzying heights of 52 meters and accelerates from 0 kilometers per hour to 240 kilometers per hour. आज दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क जिसका नाम वर्ल्ड अबू धाबी, जिसको बनाने के लिए $1 बिलियन खर्च कर दिए गए, वो भी आपको अरब में मिल जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्बन जिप लाइन जिसको एक्स लाइन कहा जाता है, जिसको एंजॉय करके आप दुबई का एक एरियल व्यू ले सकते हैं, वो भी आपको अरब में मिल जाएगी। अरब में ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी मिल जाएगा जिसका नाम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अरब में ही आपको दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी मिल जाएगा जो कि दुबई में वाक़। और अगर इन्हीं अरब कंट्रीज़ की बात करें तो दुनिया की टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से 4 कंट्रीज़ भी आपको अरब में ही मिल जाएंगी। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत। ये 4 ममालिक दुनिया की उन 10 ममालिक की फहरिस्त में मौजूद हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो अरब में आपको सब कुछ मिल जाएगा, फन, मज़ा, तफरीह, एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, सिनेप्लेक्स, सिनेमा, लग्जरी लाइफ, दुनिया की सबसे महंगी कारें, सब कुछ आपको इन अरब ममालिक में मिल जाएगा। लेकिन इन्हीं अरब ममालिक की अगर बात की जाए और इसी खित्ते की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हथियार इन्हीं ममालिक के बीच एक 92 लाख आबादी वाले मुल्क में मिलेंगे जिसका नाम इसराइल है। एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए, न्यूक्लियर वेपन की बात की जाए तो वो आपको किसी अरब मुल्क में नहीं मिलेंगे, वो आपको सिर्फ इसराइल में मिलेंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की अगर बात करें तो अरब कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये हाल है कि आपने कभी इनका नाम तक नहीं सुना होगा। हालांकि सऊदी अरब के पास भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी। यूएई के पास भी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिग्नल्स इंटेलिजेंस एजेंसी। कतर के पास भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कतर स्टेट सिक्योरिटी, लेकिन उनको कोई जानता तक नहीं। आज पहली बार आपने इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सुना होगा। लेकिन वहीं इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी सर चढ़ के बोलती है मोसाद। मोसाद दुनिया की टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसी में रैंक करती है। जहां अरब अपना सारा पैसा ऐशो इशरत पे खर्च करते हैं, लग्जरी लाइफ पे खर्च करते हैं, वहीं इसराइल अपना सारा पैसा मिलिट्री पे खर्च करता है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे खर्च करता है, हथियारों को बनाने पे खर्च करता है। और मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल सिर्फ हथियार बनाता ही नहीं है बल्कि हथियार बनाकर बेचता भी है। और इसराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री बायर जो इसराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है वो इंडिया है। अंदाजा लगाएं कि 92 लाख आबादी वाला मुल्क इसराइल एक 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क इंडिया को हथियार बनाकर फरोख्त कर रहा है। वहीं अगर आप बात करें स्टार्टअप बिजनेस की तो टॉप 10 स्टार्टअप लीडिंग कंट्रीज में आपको 1 अरब मुल्क नजर नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टअप बिजनेस में आपको इसराइल सबसे आगे नजर आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई अरब मुल्क आपको टेक्नोलॉजी में आगे नजर नहीं आएगा, कोई अरब मुल्क आपको टेक्नोलॉजी पैसा खर्च करता नजर नहीं आएगा। लेकिन वहीं इसराइल आपको दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क नजर आएगा जो अपनी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है। एजुकेशन की अगर आप बात करें, ब्रेन पावर की अगर आप बात करें तो तालीम के मैदान में यहूदियों का कोई सानी नहीं है। आप इसराइलियों की तालीम से दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइलियों ने अपनी पहली यूनिवर्सिटी उस वक्त कायम कर दी थी जब इसराइल वजूद में भी नहीं आया था। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसराइली एजुकेशन पर कितना फोकस करते हैं। शुरू दिन से इसराइलियों ने अपना सेंटर ऑफ अटेंशन एजुकेशन को बना रखा है। इसराइल बना था 14 मई 1948 में, ध्यान दीजिएगा, इसराइल बना था 14 मई 1948 में, लेकिन इसराइलियों ने अपने बच्चों के लिए पहली यूनिवर्सिटी टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1912 में ही बना डाली थी। इसराइल बना था 1948 में, लेकिन इसराइलियों ने अपने बच्चों के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी हैब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम 1918 में ही कायम कर दी थी। इसराइल बना था 1948 में, लेकिन इसराइलियों ने अपने बच्चों के लिए तीसरी यूनिवर्सिटी वेस्टमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1934 में ही कायम कर दी थी। यानी कि एक मुल्क अभी बना ही नहीं था, एक मुल्क अभी वजूद में आया ही नहीं था, लेकिन वो लोग मुल्क बनने से पहले ही अपने बच्चों के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ बना चुके थे। ये हैं वो एलिमेंट्स, ये है वो इसराइल का एजुकेशन पर फोकस, टेक्नोलॉजी पे फोकस जो इसराइल को तमाम अरब कंट्रीज़ पर सुपीरियर बनाता है, प्रायोरिटी देता है, डोमिनेंस देता है। अरब हमेशा एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं, कॉन्सर्ट करवाने में लगे रहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा तरीन फुटबॉल स्टेडियम बना दिया उन्होंने, उनके महल्लात देख लें, बिलियंस ऑफ डॉलर वो अपने पैलेसेस पे स्पेंड कर देते हैं। कभी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम बना देंगे, दुनिया की सबसे महंगी कारें आपको अरब के बच्चों के पास मिल जाएंगी, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंगें आपको अरब में मिल जाएंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में से
एक निशानी ये भी बताई थी, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 64 है, अल्लाह के विषय मफहूम है कि तुम देखोगे नंगे पाँव लोग, बकरे चराने वाले लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लग जाएंगे। और आज आप देख सकते हैं कि 1938 से पहले अरब के क्या हालात थे, क्योंकि 1938 में सऊदी अरब में ऑयल डिस्कवर हुआ था, और 1938 में कुवैत में ऑयल डिस्कवर हुआ था, और 1939 में कतर में ऑयल डिस्कवर हुआ, और 1958 में यूएई में ऑयल डिस्कवर हुआ था। बाकी ऑयल डिस्कवर होने से पहले आप अरब के हालात देख सकते हैं। ये बकरियां ही चराया करते थे, ये ऊँट ही चराया करते थे, ये नंगे पाँव हुआ करते थे, बदहाल हुआ करते थे। द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, हाउ ऑयल ट्रांसफॉर्म द गल्फ, किस तरह ऑयल ने अरब की किस्मत को बदल के रख दिया। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ गोरों ने अरब में एक स्मॉल रिफाइनरी लगाई हुई है और वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहीं एक अरब नंगे पाँव अपने ऊँट को लेकर खड़ा है और ये देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो हदीस शरीफ के आने मुताबिक आज आपको दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स इन्हीं ऊँट चराने वालों के पास, इन्हीं नंगे पाँव लोगों के पास मिल जाएंगी, लेकिन हथियार आपको पूरे अरब में किसी अरब के पास नहीं मिलेंगे। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की तरबियत कुछ इस तरह की है कि आप अलैहिस्सलाम के घर अक्सर खाने को कुछ ना होता था, लेकिन आपके हुजरे मुबारक में दीवार पे लटकी तलवारें कुफ़ार के लिए वाज़ेह पैगाम होता था कि मुसलमान भूखा तो रह सकता है लेकिन जिहाद से गाफिल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस, आज अरब ने दुनिया बनाई, दुनिया कमाई, बिल्डिंगें बनाई, लेकिन हथियार न बना सके। और वहीं इसराइल ने ना दुनिया बनाई, ना एक्सपो लगाई, ना बिल्डिंगें बनाई, ना स्टेडियम बनाए, बस हथियार बनाए और टेक्नोलॉजी पे काम किया। और इसी टेक्नोलॉजी और इन्हीं हथियारों की वजह से इसराइल हमेशा अरब से जंगी जीतता आया है, और इसी टेक्नोलॉजी उन्हीं हथियारों की वजह से इसराइल हमेशा मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता चला है। आज भी आप देख लें, इसराइल ने पूरे गज़ा में 70% से ज़्यादा घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। 2000 पाउंड से ज़्यादा बारूद गज़ा पे गिराया जा चुका है। आप यूँ समझ लें, अमेरिका ने जो हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था जिसका नाम लिटिल बॉय था, उसका वेट 9700 पाउंड्स था। इसराइल उस एटम बम का 1/4 हिस्सा बारूद गज़ा पे गिरा चुका है। 26,400 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को इसराइल शहीद कर चुका है। 65,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, हज़ारों मासूम बच्चों को शहीद कर दिए गए। मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों के लिए तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है, वहाँ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त नहीं दी जाती, और ये सब कुछ अरब तमाशाई बने देखते रहते हैं। अरब जानते हैं कि अगर उन्होंने इसराइल को काउंटर करने की कोशिश की तो इसराइल अरब का भी वही हाल करेगा जो उसने गज़ा का कर दिया है। इसराइल को सपोर्ट करने के लिए 10,800 किलोमीटर दूर से अमेरिका तो आ गया, लेकिन वाह नाकामी कि फ़लस्तीनियों की मदद को पड़ोस से मिस्र ना आ सका, जॉर्डन ना आ सका, लेबनान ना आ सका, सऊदी अरब ना आ सका, यूएई ना आ सका, कुवैत ना आ सका, कतर ना आ सका, अमली तौर पर कोई भी फ़लस्तीनी की मदद को ना आ सका। क्यों ना आ सका? क्योंकि अरब ने कभी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम ही नहीं किया, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम ही नहीं किया, तो इसराइल को चैलेंज कैसे करेंगे? और इसराइल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अरब बिल्डिंग्स तो बना सकते हैं, सिनेमा तो बना सकते हैं, लेकिन अरब कभी हथियार नहीं बना सकते। वो जानता है कि अरब के डीएनए में है ही नहीं कि वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे काम करे। इसी वजह से इसराइल तमाम अरब कंट्रीज़ के बीच में एक बदमाश बनकर बैठा रहता है और जब चाहता है फ़लस्तीनियों पर बारूद गिरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि अरब ममालिक के पास ही नहीं, किसी भी इस्लामिक कंट्री में इतना दमखम है ही नहीं कि वो इसराइल को चैलेंज कर सकें। इकबाल साहब रहीमुल्लाह ताला का एक शेर है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सीना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। यानी इकबाल साहब रहीमुल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए पहले तलवार है और फ़न मज़ा तफरी बात की चीज़ है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस बात की समझ दे। आखिर में मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों को मॉडर्न साइंस पढ़ाएं, उन्हें एआई पढ़ाएं, उन्हें रोबोटिक साइंस पढ़ाएं, मशीन लर्निंग पढ़ाएं, डेटा साइंस पढ़ाएं, डीप लर्निंग उनको दें। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को ये जो 3rd क्लास स्कूल बने हुए हैं और ये जो हमारा 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम है, इसके सहारे मत छोड़िएगा। इन स्कूलों में आपके बच्चों ने ज़ाया ही होना है। इन स्कूलों में पढ़कर आपके बच्चे कभी बड़ा नाम नहीं बना सकते, कभी वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो उम्मत की खिदमत कर सकें। लिहाजा अपने बच्चों पर प्रॉपर मेहनत करें, प्रॉपर उनको शऊर दें, प्रॉपर उनकी पढ़ाई पर तवज्जो दें, ताकि आने वाले वक्तों में मुसलमान बच्चे भी साइंस की फील्ड में क़यादत कर सकें। फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।